नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज इमरजेंसी को 50 वर्ष पूरे हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज के समय में अघोषित इमरजेंसी है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है जो वो संविधान हत्या के रूप में मना रहे हैं और वो अघोषित इमरजेंसी के रूप में बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि संविधान अभी तक पूर्ण रूप से लागू हुआ ही नहीं। संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उनमें पंचायती राज आया था तो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है विकास के कार्य पहुंचे हैं। हालांकि वो भी भ्रष्टाचार के काफी बड़े पैमाने पर भेंट चढ़ गए हैं। तो असल जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तभी यहाँ की जनता खुशहाल होगी। तो वो दिन तब तक तो नहीं आएगा जब तक संविधान को मानने वाले और संविधान के नेचर में भरोसा रखने वाले, जिस नेचर के लिए संविधान लाया गया था कि भाई इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा आए, इस देश का हर व्यक्ति बराबर हो। और क्योंकि संविधान तो ये भी कहता है कि जाति के आधार पर अपमान नहीं होना चाहिए। संविधान तो ये भी कहता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। ये तो हो रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश में, देश में देखने को मिल रहा है। तो संविधान की हत्या तो तब भी होती है जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो जाता है। लगातार सरकारों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान के साथ खिलवाड़ की और इसको देश देख रहा है। उसमें चाहे ये वाली सरकार हो, इससे पिछली, कोई इसमें अछूता नहीं रहा। जिसको जो पावर में रहा है उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके देश को अपने हिसाब से रूल करने की कोशिश की है। इसमें आपको लगता है कि आज अघोषित इमरजेंसी आज के समय में है, जिस तरह की आप घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं? देखिए, लगातार अन्याय तो हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप देखिए कि पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है और कितने ही जो है क्राइम रेट किस तरह से बढ़ रहा है और बड़े बड़े योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो कोई कुछ बोलने वाला तो है नहीं और लोगों को गोली मारी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है। और अभी एक नया आदेश आया है। पहले तो ये आदेश था कि परंपरागत जो चीज हो रही है वो होगी, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि भाई मुहर्रम में ताजिया जो बनते हैं जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती थी, अब उनके लिए एक नया नियम लागू कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा लंबाई नहीं होगी, 10 फीट से ज्यादा। तो आप ये समझिए कि जब दूसरे धर्मों को आपने छूट दी है कि वो कितनी यात्राएं निकालें, कुछ भी करें, बड़े बड़े साउंड लगाएं, तो आप एक धर्म को या उसके आसपास जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जैसे मुसलमानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को, जिस तरह से उनकी धार्मिक आस्था को जिस तरह कुचला जा रहा है, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं है। आप तमाम यात्राएं करते हैं, फूल बरसाते हैं, लेकिन अगर एक पैर सड़क पे आ जाएगा तो आप लाठी चलवा देते हैं। तो ये तो सब देख रहा है। ये आप समझिए कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है और ये सबके सामने है। इससे कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए हम आजाद समाज पार्टी के लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। प्रबुद्धजन सम्मेलन करके, जो अभी 8वां हमारा जो है बस्ती में हुआ है और अभी 10 बाकी हैं, उन प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए हम समाज में भाईचारा और समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग 2027 में सफल होंगे, तो इससे पंचायत चुनाव में भी सफल होंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि आपने देखा होगा अभी हाल में ही इटावा में जो घटना घटी है, कथावाचक के साथ जो अभद्रता की गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का अपमान है, पिछड़ी जाति का अपमान है, कथा जब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं, ये बयान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यादव और ब्राह्मणों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दोनों पार्टियों के अपने अपने राजनीतिक स्टेटमेंट हैं, लेकिन सच ये है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तो जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो मंत्रों को सुन सके, उनका उच्चारण कर सके। लेकिन भारत का संविधान तो अधिकार देता है कि वो उनकी धार्मिक आस्था के विषय, वो किसी धर्म को माने, किसी मंत्र का उच्चारण करें, किसी मंत्र को सुने, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू परिवार की बात करते हैं, उनकी भी एक तरह की पोल खुलती है जब हम ये सब चीजें देखते हैं कि वो शीर्ष पे खुद ही रहना चाहते हैं और बाकी लोगों को नीचे रखना चाहते हैं। अगर कोई किसी ने धर्म कर्म के काम में को आगे बढ़ाने के लिए कोई जो है इस तरह के कथा का प्रयास भी किया, तो जाति के आधार पर उसके साथ अन्याय होना, मैं इस बात को सही नहीं मानता। तो ये जो एक झूठा हिंदुत्व का सपना दिखाया गया है कि हम हिंदू और हम सब लोग एक हैं, ये एक मखौटा और उसके पीछे का सच ये सामने आया। और मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप संविधान की और इमरजेंसी की बात कर रही थी, तो मैं आपको तब भी कह रहा था कि भाई
जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी के साथ गैर बराबरी नहीं हो सकती। संविधान का आर्टिकल 14-15 इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन ये तो हो रहा है। देखिए अभी कल ही हुआ जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आदमी धर्म से नहीं और जाति से नहीं, कर्म से जो है वो अच्छा होता है, और कर्म जो है वो संस्कार के तौर पे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसी जो है इस तरह की सोच के लोगों पे लगाम लगाए कि भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था का राज नहीं है, ये मनु सिद्धांत से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी संविधान से चल रहा है, तो संविधान से चले तो ज्यादा अच्छा है। वहां धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग है। आपको लगता है कि सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से माहौल भी खराब हो सकता है, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया पर भी देखिए तो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और आज के समय में इस तरह की घटना नहीं, आरोप लगाने से नहीं, सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दोबारा ऐसा ना हो। अब आप देखिए कौशाम्बी का जो विषय है वो कितना महत्वपूर्ण विषय है, और हमने वहां एक डेलीगेशन भेजा था 15 तारीख को। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो डरावनी है, जो परिवार ने बताया। मुझे चिंता है, इसलिए मैं 29 तारीख को जो है जा रहा हूं कौशाम्बी उस परिवार से मिलने, उनका दुख जानूंगा और कैसे हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे उनकी आवाज उठा सकते हैं, कैसे उनको न्याय दिला सकते हैं, इस पर गंभीरता से चर्चा होगी। और मेरा विश्वास है कि उस परिवार को हम लोग न्याय दिलाने में सफल हो जाएंगे। कौशाम्बी का जो पीड़ित पाल परिवार है उनसे मिलकर उनके दुख बांटना है, उनको विश्वास दिलाना कि वो अकेले नहीं है। इसके लिए कौशाम्बी 29 तारीख को मैं जा रहा हूँ रविवार के दिन। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने विवादित बयान दिया है और कहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो बयान देते हैं किसी पार्टी को फायदा देने के लिए करते हैं। हालांकि उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने क्यों दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लोकतंत्र में जो जनता के काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता की आवाज उठाएगा, जनता सब देखती है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हर वर्ग की, हर व्यक्ति की आवाज को उठाएं, उनकी आवाज को उठाने का काम भी हम लोग करते हैं। तो कोई किसी का गुलाम नहीं है। गुलामी की सोच भी है, गुलामी की सोच का समर्थन भी, मैं इससे सहमत नहीं। और मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को कुदरत ने जिसको जीवन दिया है वो दुनिया में क्यों आया, उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और वो उस लक्ष्य को पूरा करके जाए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए कहूंगा कि मेरे पास जीवन में लक्ष्य है। जब तक हम अपने महापुरुषों का जो अधूरा काम है, फूले, साहू, पेरियार, बिरसा, डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर काशीराम, जो इनका सपना है, जब तक उसको पूरा नहीं करते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। आपको लगता है कि सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और इस तरह का बयान देना उचित है? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे बयान दिए, मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने बयान दिए थे, विवादित बयान। तो मैं फिर कहूंगा कि एक नैतिकता बना के रखनी चाहिए, उस तरह की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इनके स्टेटमेंट के लिए ज्यादा अच्छी तरह वही बता सकते हैं, वो बड़े सुलझे हुए आदमी है, वो बड़े ठाके लगा लगा के स्टेटमेंट देते, तो वो ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, क्योंकि मेरी तो बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई उनसे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।